स्टूडेंट गो में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज का टॉपिक। हेलो फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक है जीवन परिचय। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जीवन परिचय, जो कि एक हिंदी गद्य के लेखक हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आगे आने वाली हमारी सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे और आप आसानी से देख पाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हमने हेडिंग डाली है जीवन परिचय, क्योंकि हम लेखक का जीवन परिचय लिखने वाले हैं। जीवन परिचय में जो पहली हेडिंग होगी ये होगी जन्म की। जो पहली हेडिंग है ये हम जन्म ही लिखते हैं, उनके बॉर्न के बारे में। तो जन्म में हमने सबसे पहले लिखा है वासुदेव शरण अग्रवाल भारत के एक जाने माने हिंदी गद्य के रचनाकार थे। उनका जन्म 6 अगस्त 1904 में उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था। जो इनका जन्म है ये 6 अगस्त 1904 में हुआ था और जो स्टेट है ये है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित जो खेड़ा नाम का गांव है वहां पर हुआ था। इसके बाद है माता पिता का नाम। जन्म के बाद जो हेडिंग है ये है माता पिता का नाम। अगर माता पिता का नाम नहीं दिया गया है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, इसके अलावा आप इसे लिख भी सकते हैं। तो माता पिता का नाम जो है इस हेडिंग में हमने लिखा है। उनके माता और पिता लखनऊ जिले में रहते थे, इसी वजह से उनका बचपन लखनऊ में बीता। वासुदेव शरण अग्रवाल के माता पिता का नाम क्या था इसके बारे में कोई जिक्र नहीं है, यानी कि इसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। इसके बाद दिया गया है पालन पोषण। माता का निवास लखनऊ में होने के कारण इनका बचपन यहीं व्यतीत हुआ। इनकी छोटी उम्र में ही इनकी मां का देहांत हो गया था, जिस कारण दादी ने ही इनका लालन पालन किया, यानी कि इनकी दादी ने ही इनका पालन पोषण किया है। तो आइए देखते हैं इसके बाद क्या हेडिंग दी गई है। तो पालन पोषण के बाद आता है शिक्षा दीक्षा। शिक्षा दीक्षा में हम एजुकेशन यानी कि इनके नॉलेज के बारे में लिखेंगे। बचपन से ही हिंदी साहित्य में इनकी खास रुचि थी, यानी कि जब ये छोटे थे उसी समय से इन्हें हिंदी साहित्य में काफी इंटरेस्ट था। उन्हें कबीर और रहीम की कविता और श्लोक इतने पसंद आते थे कि बचपन में ही उन्होंने खुद की एक कविता की रचना कर दी। उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की, यानी कि इन्होंने अपनी पढ़ाई की शुरुआत कहाँ से की थी? लखनऊ विश्वविद्यालय से की थी। इसके बाद उन्होंने 1929 में अपनी एमए पूरी की। आप इस सन को जरूर याद रखिएगा कि किस सन में इन्होंने क्या किया। जैसे कि सन 1929 में इन्होंने अपनी एमए की पढ़ाई पूरी की। एमए करने के बाद उन्होंने 1940 तक मथुरा पुरातत्व संग्रहालय के अध्यक्ष बने रहे, यानी कि जब इन्होंने 1929 में अपनी एमए की पढ़ाई पूरी कर ली तो एमए की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने 1929 से लेकर के 1940 तक मथुरा पुरातत्व संग्रहालय के ये अध्यक्ष बने रहे। इसके बाद उन्होंने हिंदी साहित्य में 1941 में पीएचडी पूरी की, यानी कि 1940 के बाद सन 1941 में उन्होंने हिंदी साहित्य में अपनी पीएचडी पूरी की। इसके बाद उन्होंने सन 1947 में डीलिट पूरी की। डीलिट भी एक उपाधि होती है। इसके बाद वासुदेव शरण अग्रवाल ने सेंट्रल एशियन एंटीक्विटीज म्यूजियम में सुपरिटेंडेंट का पद ग्रहण किया। नेक्स्ट आता है, इसके बाद वे 1951 तक भारतीय पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष बने रहे। पुरातत्व का मतलब होता है आर्कियोलॉजी। जो लोग पुरातत्व की स्टडी करते हैं उन्हें आर्कियोलॉजी कहते हैं। इसके बाद 1951 में यानी कि 1951 में वे काशी हिंदू विश्वविद्यालय कॉलेज फॉर इंडोलॉजी के महाअध्यापक के पद पर नियुक्त हुए। 1952 में उन्हें राधा कुमुद मुखर्जी की ओर से लखनऊ में व्याख्याता आयोजित की, जिसमें उन्होंने शरद अग्रवाल को भी आमंत्रित किया। तो ये है उनका नॉलेज के बारे में, यानी कि उनकी स्टडी के बारे में, जो उनका एजुकेशन है। एजुकेशन के बाद आप हेडिंग डाल सकते हैं मृत्यु की, या फिर आप मृत्यु की जगह निबंध संग्रह का हेडिंग भी पहले डाल सकते हैं, पर हमने यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर मृत्यु की हेडिंग डाली है। यहाँ पर हमने लिखा है 26 जुलाई सन 1967 में स्वास्थ्य खराब होने के कारण उनकी मृत्यु हो गई, यानी कि उनकी तबीयत जब खराब हो गई थी तो इसी वजह से 26 जुलाई 1967 में उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद हमने उनके निबंध संग्रह के बारे में लिखा है, यानी कि जो रचनाएं की थी उन्होंने। तो निबंध संग्रह में उन्होंने कुछ रचनाएं की हैं, जो नाम यहाँ पर बताए गए हैं: कल्प वृक्ष, उर्ज्योति, पृथ्वीपुत्र आदि। जैसे कि कल्प वृक्ष की रचना 1953 में की थी इन्होंने, उर्ज्योति की रचना 1952 में और पृथ्वीपुत्र 1949 में लिखा था इन्होंने। निबंध संग्रह के बाद आता है सांस्कृतिक साहित्य। सांस्कृतिक साहित्य इन्होंने कौन कौन से लिखे हैं? पानीनकालीन, भारतवर्ष,
जो कि 1955 में लिखा था इन्होंने। उसके बाद लिखा है हर्षचरित। हर्षचरित इन्होंने 1953 में ही लिख दिया था। नेक्स्ट है कृतियां। निबंध संग्रह सांस्कृतिक साहित्य के बाद हम लिखते हैं आप कृतियां, जो इन्होंने कृतियां लिखी थी। तो कृतियां में इनके नाम आता है सबसे पहला कला और साहित्य। कला और साहित्य इन्होंने ही लिखा है 1952 में। नेक्स्ट आता है माता भूमि, ये लिखा था इन्होंने 1953 में। पौधार अभिनंदन ग्रंथ, जो इन्होंने 1953 में ही लिखा था। भारत की मौलिक एकता, इन्होंने इसे लिखा है 1954 में। और फिर आता है मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत, इसे लिखा था इन्होंने 1955 में। फिर आता है भारत सावित्री, जिसे इन्होंने 1957 में लिखा। और फिर है कादम्बरी, कादम्बरी 1958 में लिखा। इस तरीके से इनकी कई सारी प्रसिद्ध कृतियां हैं। इसके बाद है भाषा, जो इनकी भाषा थी उनके बारे में हम यहाँ पर बताएंगे। इनकी भाषा शुद्ध परिमार्जित संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली है, यानी कि जो इनकी भाषा है वो शुद्ध है, परिमार्जित है और संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली है। जो पहले के लेखक या कवि हुआ करते थे उनकी ज्यादातर लेखक कवि की भाषाएं जो हैं वो खड़ी बोली में ही है। तो संस्कृतनिष्ठ का मतलब है इनकी भाषा में संस्कृत के शब्दों का मिलावट है, इसलिए कहीं कहीं वह कठिन भी हो गए हैं। सामान्यता, विषयानुरूप, सरलता, सुबोधता और सहज प्रवाह इनकी भाषा की विशेषता, यानी कि जो इनकी भाषा है वो इजी टाइप की है, यानी कि सरल टाइप की है। इनकी रचनाओं में देशज शब्दों का भी प्रयोग दृष्टिगोचर होता है, यानी कि जो देशज शब्द हैं वो भी इन्होंने अपनी रचनाओं में यूज किया है। विषय की गंभीरता के कारण भाषा भी गंभीर हो गई है। शैली में दिया है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल की शैली में उनके व्यक्तित्व की झलक दिखाई पड़ती है। इनकी शैली के प्रमुख रूप निम्नांकित है, यानी कि जो शैली इन्होंने प्रयोग की थी वो शैलियों के नाम हमने यहाँ पर लिखे हैं। तो सबसे पहला शैली आता है विचारात्मक शैली, दूसरा है गवेषणात्मक शैली, तीसरा है भावात्मक शैली। तो सबसे पहले हम देखते हैं विचारात्मक शैली में। विचारात्मक शैली में इन्होंने लिखा है इनके निबंधों में विचारात्मक शैली की प्रधानता है, यानी कि सबसे ज्यादा जो आपको देखने को मिलेगा इनके निबंधों में वो मिलेगा आपको विचारात्मक शैली। नेक्स्ट आता है गवेषणात्मक शैली। ये अन्वेषक और पुरातत्व के व्याख्याता थे। अन्वेषक का मतलब होता है एक्सप्लोरर, किसी चीज को एक्सप्लोर करने वाला इंसान। तो ये अन्वेषक और पुरातत्व के व्याख्याता थे। इनके अनेक प्राचीन ग्रंथों, घटनाओं, पात्रों आदि से संबंधित निबंधों में गवेषणात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट आता है भावात्मक शैली। इन्होंने भाव प्रधान निबंधों में भावात्मक शैली का प्रयोग किया है। इनकी भावात्मक शैली का रूप काव्यात्मक है, यानी कि जहां पर इन्हें भाव प्रदान करना था वहां पर इन्होंने भावात्मक शैली का प्रयोग किया है। इसके बाद जो चौथा शैली दिया गया है यह है उद्धरण शैली। इनके अपने निबंधों में अपनी बात को पुष्ट करने के लिए संस्कृत के उद्धरणों का बड़ी कुशलता के साथ प्रयोग किया गया है, यानी कि संस्कृत लैंग्वेज के जो क्वार्ट्स हुआ करते थे, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज में क्वार्ट्स होते हैं, इसी तरीके से जो संस्कृत लैंग्वेज में जो क्वार्ट्स हुआ करते थे उनका यूज इन्होंने अपने निबंधों में किया है। सूत्रात्मक शैली, जो पांचवी शैली और आखिरी शैली है इनके निबंधों में, यह है सूत्रात्मक शैली। इनके अपने निबंधों में जीवन के सत्य को उद्घाटित करने हेतु सूत्रात्मक शैली को अपनाया है। इसके अतिरिक्त इन्होंने व्यास एवं सामासिक शैली का भी अपनी रचनाओं में प्रयोग किया, यानी कि सूत्रात्मक शैली के अलावा इन्होंने व्यास और सामासिक शैली का भी यूज अपनी रचनाओं में किया है। तो ये तो शैली का टॉपिक था जो कि यहाँ पर खत्म होता है। इसके बाद अंत में हम लिखेंगे साहित्यिक परिचय। तो साहित्यिक परिचय में दिया गया है कि वासुदेव जी ने अपना पूरा जीवन साहित्यिक रचनाओं को संस्कृत और हिंदी में लिखने में व्यतीत किया, यानी कि जो भी साहित्यिक रचनाएं हुआ करती थी उन्हें ये संस्कृत और हिंदी में लिखते थे, यानी कि ट्रांसलेट करते थे। उनकी भाषा खड़ी बोली थी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहले के जितने भी लेखक और कवि हुआ करते थे उनमें से ज्यादातर लेखक और कवि की जो भाषा होती थी वो खड़ी बोली ही होती थी। हिंदी में रचनाएं लिखने के साथ साथ उन्हें संस्कृत में निबंध, ग्रंथ, अध्याय और अनुवाद लिखने का शौक था, यानी कि रचनाएं तो ये हिंदी में लिखते ही थे लेकिन इसके अलावा वो निबंध, ग्रंथ, अध्याय और अनुवाद ये सब कुछ संस्कृत में भी लिखा करते थे। उन्होंने अपनी कई प्रचलित कविता या ग्रंथ को संस्कृत में अनुवाद किया है, यानी कि ट्रांसलेट किया, यानी कि इन्हें ट्रांसलेट करने का भी बहुत शौक था। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो जरा भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज इसे
एक लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।